पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाकर चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उसे वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया। वह खुशी से मुझे दुआएं देती हुए बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा। तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। कि भला मुझे क्या मिल सकता है। पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उससे कहा जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे। सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैं जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैं चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया क्योंकि हम सब की आदत थी कि खाना खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लगाकर अपने पति के सामने रख दिया। वह खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैं इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय के कप में चाय छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और जैसे ही लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी कि क्या हुआ विजय, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। वह अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, किसी को मदद के लिए बुलाती, कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर काटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे मार डाला था और मैं खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वह हैरान हो गए थे। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ चकराती हुई महसूस होने लगी। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सुध-बुध खो बैठी थी और अगले ही पल मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे होश आया तो मैं खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर भी अभी भी भारी था। मेरे इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी और मेरी सास उनके चारपाई पर लगाकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशरम औरत है। पति की लाश पड़ी है और यह अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास चारपाई पर कल से लगकर बैठी हुई है और पानी का एक घुट भी उन्होंने नहीं पिया। फिर भी उन्हें तेरा ख्याल आ रहा है। कोई तुझे उठाए ना, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल आ रहा है। और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी।
चारपाई तक पहुंची थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई पीछे से खींच रहा हो। मैं जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंककर दरवाजे के पास गिरा दिया और अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गया और ओठ फट गए और खून बहने लगे। अभी तक ठीक से समझ नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वह कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बना रखी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला वह मेरे पति थे, आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर मेरी किसी बात का असर न हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास ले जाकर धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, जाती और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई थी। वह कह रही थी कि भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा तो मेरी साड़ी के आंचल में बंधे उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वह नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैं उनकी बात सुनते ही घबरा कर इधर उधर देखने लगी तो मैंने अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पर ना चल, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू मालिक है, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई, मेरी पूरी दुनिया लूट चुकी है, भला मुझे वहाँ कौन सी खुशी मिल सकती है? हालांकि मैं मजबूर होकर अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा कि जाकर तो देखूं सही में कौन सी खुशी मिलने वाली है। और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वह आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोलते ही सामने का मंजर देखकर मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा नाम रागिनी है, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, वह स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वह मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल करते थे, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखने की कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को
जब सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे अखिल से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी। उनकी तो बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मेरी माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की, अपने पापा के गुस्से से वाकिफ हो तुम, इसलिए कोई भी हंगामा करके अपनी और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत विजय को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उसे कहने लगी कि पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। विजय ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से कुछ करता हूँ। और मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट विजय से प्यार करती थी। विजय दिखने में ठीक ठाक था, उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वही था। उसके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। विजय के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब विजय ही संभालता, लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं किया था। मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई अखिल से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के लिए एक हफ्ते पहले विजय और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देखकर मेरे पिता ने उनको बेइज्जत कर घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर के 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैं सहमति से अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैं जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से फ़ोन लिया और तुरंत विजय के पास फ़ोन मिला दिया। विजय ने पहले बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब तुम मुझे क्या करना है। मैंने विजय से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आ जाओ और मुझे जल्दी से लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज करते हैं। विजय ने कहा, क्या यह सब ठीक रहेगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वह सब कुछ भूल कर मुझे अपना लेंगे। विजय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। मैं पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैं ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वहाँ ला कर दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैं तुरंत विजय को फ़ोन मिलाया और उसे आने को कहा। वह अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैं अपने दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं विजय के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद विजय की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मैं यह नहीं जानती थी कि मैं यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली, उन पर सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा इस वक्त मुझे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उनका पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत कीजिए, वह हमारी इकलौती बेटी है। भले ही आप उसे माफ़ करें ना करें, उसे वक्त दे, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह मान गए। विजय के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं समझ सकी कि तूफान के आने से पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन विजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ एडजस्ट हो गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वह बार बार मुझसे कहती कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा।
लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने पापा के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। विजय का रवैया भी फिर मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी। फिर सोचा, हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज की तरह विजय नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना होता था। कुछ देर बाद मेरे दोपहर का खाना बनाया और फिर मैं और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह आज इतने जल्दी कैसे आ गए। मैं जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी हुई थी। उन्होंने विजय से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो विजय ने कहा, आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैं अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा मेरे पति विजय मर चुके थे। यह मंजर ना देख पाई तो बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यह कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरते जा रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने तक एक रास्ता बनाया गया। यह सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्या है। यह तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था। तो यह सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई और मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे में बात की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था कि मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कमअकल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कमअकली पर बहुत गुस्सा आया। मैं कैसे एक शख्स को इतना मौका दिया कि वह जाकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वह कैसे आएंगी मेरे साथ फिर? मेरी सास ने कहा, वह तो भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना किस मकसद से तुमने उससे शादी की थी, वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक अमीर लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे थे तो मैं यही समझी कि वह अपनी एकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं तो उस बुढ़े ने तो सारा प्लानिंग चौपट कर दिया। और उसको देखो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। हम कब तक उसे मुफ्त की रोटियां खिलाते रहते, इसलिए मैं जान बूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, इस तरह से इल्ज़ाम लगा दी और खून का जरा सा कट लगाकर, और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए। मैं वहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। अभी और क्या क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर तो यह लगा जैसे कयामत तो अब आई है। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेटा वो फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के
साइन मंत्र आने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और जब मुझे होश आया तो मेरे पति विजय कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुंची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल विजय ने मुझे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने के लिए वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह नहीं मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रच बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ नहीं डरे। जानने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है। हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैं भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास घर आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। मायूस होकर लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर को खालिस ने मार दिया। विजय की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया था, लेकिन वह मेरी मोहब्बत था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी थी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वह सम्मत टूट जाता है मगर ठोकर लगने के बाद। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।